ओके, इन द एग्जामिनेशन हॉल। वो ये कोई दूसरा एग्जाम नहीं है जहां पे करंट अफेयर आ रहा है कि ये अवार्ड किसने जीता था, ये ऑस्कर किसने जीता था, ऐसा नहीं है। दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स। दिस यहां नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, यहां एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का टेस्ट होता है। इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, आपने टॉपर्स को ये बोलते हुए सुना है कि यार फील आ जाती है, सुना होगा आपने कि फील आ जाती है यार कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, सुना होगा सबने। हाँ टॉप, हाँ अभी भी हैं, हर बार आएगा। ओके, आई ऑल्सो, अगर आप मुझसे पूछोगे आई क्लियर्ड, तो मैं ये बोलूंगा एक फील आ जाती है यार। वो फील मैं आपको बता रहा हूं क्या है। हम समझ पा रहे हैं कि वो सवाल कैसे बना रहा है, वो उसकी लैंग्वेज फ्रेमिंग क्या है, वो लैंग्वेज किस तरह की यूज कर रहा है, isn't it? साइमल्टेनियसली हम ये भी देख रहे हैं कि सोर्सेस कहां से आ रहे हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एज इट इज एट द एंड ऑफ द डे हमें सेक्शनल नहीं, फुल लेंथ का एप्टीट्यूड ही डेवलप करना है कि एक क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया, अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का आ गया, एक करंट अफेयर का आ गया, एक रैंडमली आ गया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या मेरा ब्रेन स्विच हो पा रहा है? क्या मेरा ब्रेन 2 घंटे में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स यहां स्विच हो पा रहा है? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस रेगुलर फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो वी आर डन विद 2025 का पेपर। अब हमारा जो आज हमारा 6th सेशन है एंड टुडे मैंने आपसे कल हमारा टेस्ट हो गया, 2024 का जो पेपर है उसका टेस्ट हो गया और आप सबने अटेम्प्ट किया। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया कोई बात नहीं, पेपर सब लेके आए आज। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस वही जो हमारी वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम जो हिंट क्वेश्चंस हैं। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 2024 में, 25 से भी ज्यादा हैं। सो टेक आउट सेट ए, सबके पास सेट ए होना चाहिए एंड सबके पास सेट ए होना चाहिए और मैं क्वेश्चन बोलूंगा, विल टेक आउट दैट क्वेश्चन। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हम वो देखेंगे जैसे 25 में देखा था, वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी हिंट दे रहा है। ओके, हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आई एम गोइंग टू कॉल आउट द क्वेश्चन और हमें देखना है कि जो वो क्वेश्चंस जो कि ना कभी आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो ना कभी करंट अफेयर से कोई रिलेशन नहीं है, जिनका स्टैटिक पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे हमने 2025 वाले सेशन में किया था। एंड दीज क्वेश्चंस सिंपली रिक्वायर योर लॉजिक, योर अंडरस्टैंडिंग, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारा एम क्या है? क्वेश्चन कैसे आता है ये तरीका सीखना, इसका समझना कि वो क्वेश्चन बनाता कैसे है, इजंट इट? उनकी लैंग्वेज फ्रेमिंग सीखनी है। अभी हम ट्रेन हो रहे हैं। द रीजन मैं आपको बार बार फुल लेंथ देने को बोल रहा हूं, हम 25 का, 24 का, 23 का, 2022, 21, 2020, ये सारे फुल लेंथ टेस्ट देंगे और हम ये समझेंगे तब तक, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज कॉल्ड गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू द एग्जामिनेशन, isn't it? मार्क्स कैसे आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या हम समझ पा रहे हैं कि वो सवाल कैसे बना रहा है? हम समझ पा रहे हैं कि वो सवाल कैसे बना रहा है, वो उसकी लैंग्वेज फ्रेमिंग क्या है, वो लैंग्वेज किस तरह की यूज कर रहा है, isn't it? साइमल्टेनियसली हम ये भी देख रहे हैं कि सोर्सेस कहां से आ रहे हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज अभी कि एग्जामिनेशन जो है उससे फ्रेंडली होना है। एंड द रीजन मैं आपको बार बार फुल लेंथ देने को बोलता हूं, ये उसका कारण ये है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें सेक्शनल नहीं, फुल लेंथ का एप्टीट्यूड ही डेवलप करना है कि एक क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया, अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का आ गया, एक करंट अफेयर का आ गया, एक रैंडमली आ गया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या मेरा ब्रेन स्विच हो पा रहा है? क्या मेरा ब्रेन 2 घंटे में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स यहां स्विच हो पा रहा है? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस रेगुलर फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्चुअल एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपको मार्क्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सर मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, सर मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स केम टू मी, बोले सर कि जिस तरह से पिछली बार हिंट वाले क्वेश्चंस थे हम उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है वो भी, उनको भी स्ट्रगल हो रहा है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इज कि हम ट्राई ना करें, हम एनालाइज ना करें। ओके, सो अगेन हमने 24 का पेपर दिया, फिर जब हम 23, 22, 21 का
जब हम पहुंचेंगे ना, बिकॉज प्रैक्टिस से तो सब आता है ना, एग्जैक्टली प्रैक्टिस से ही सब आता है, कोई डे वन से तो परफेक्ट होता नहीं है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न कैसा है, उसकी लैंग्वेज फ्रेमिंग कैसी है, उसके क्वेश्चन बनाने का स्टाइल कैसा है, isn't it? और जब हम ये कर देंगे तो मैं आई एश्योर यू, मैं गारंटी देता हूं आपको कि जब हम 2020 तक कर लेंगे सिंसियरली, 2019 से आप आओगे मेरे पास और बोलोगे सर दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम हिंट, दिस क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन इस लॉजिक से हो सकता था, इसके लिए कोई करंट अफेयर्स के मगअप करने की जरूरत नहीं थी, इट वाज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइक दैट. ओके, सो आई एम गोइंग टू कॉल आउट द क्वेश्चन नंबर. आपको क्वेश्चन निकालना है. जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, लास्ट टाइम मैंने कहा था देयर आर सम स्टूडेंट्स, आपके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है अभी आप शेयर करिए, बट डू नॉट रिपीट दिस काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. अगर आप सीखना चाहते हैं आपको पेपर लेके आना पड़ेगा, पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा. 4 बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं दिया था. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक आउट क्वेश्चन नंबर 22. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 2024 सेट ए. ओके, अगर आपके पास दूसरा सेट है, वैसे मैंने सेट ए लाने को कहा था, दूसरा सेट है तो आप देख लेना क्वेश्चन कौन सा है. ओके, क्योंकि आंसर की जब हम मिलाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लेट्स हैव सेट ए विद एवरीवन. ओके, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 22. ओके, 22 इज हियर. चलिए, सबने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स रीड इट. द क्वेश्चन सेज मैनी, ये वाला पैटर्न आपको हम सब फेमिलियर है इससे. स्टेटमेंट 1 आता है, स्टेटमेंट 2 आता है. ओके, जिसने अभी अटेम्प्ट, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 आता है. इसमें आता है दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1. फर्स्ट, दोनों सही है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1. ओके, और नीचे सी और डी तो बहुत इजी है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और डी में वाइस वर्सा हो जाएगा. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. सिंपल. ओके, कुछ स्टूडेंट्स को इस पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये इसके से रेडी हो जाइए, क्योंकि अब तो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं, राइट? तो और कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, सॉल्व किया जा सकता है, समझने की जरूरत है बस. आपके लिए टफ है, सबके लिए टफ है ना. चलिए, मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ओके, चलिए, च्युइंगम्स के बारे में क्या किसी ने एनवायरमेंट की कोई मंथली कंपाइलेशन आता है उसमें पढ़ा? सिंपल पढ़ते हैं हम. च्युइंगम में प्लास्टिक होती है, इतना आपको पता है? इतना, ये वाली बात बचपन से सुनते आए ना, डू नॉट ईट च्युइंगम्स, इतना सुना होगा सबने. ओके, उसी पे क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस पे, जो हम बचपन से सुनते आए ना, उसी पे सवाल है ये. ओके, सो इसके अलावा तो किसी ने कुछ ये नहीं बोला कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है. कोई ऐसे पढ़ा के भेजा था किसी ने? एनीवन? आप पिछले कोई सीनियर एस्पिरेंट्स है, उनसे ही पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, नाउ लेट्स रीड द, ये तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ना. Many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? नहीं, इट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. देखो, all the chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? हाँ, हो सकता है. All the chewing gums ऐसे बोल रहा है, पर इसमें क्या बोल रहा है? जनरल स्टेटमेंट्स. Many chewing gums है ना, सारी दुनिया की सारी च्युइंग गम नहीं, मैनी च्युइंग गम्स. अगर मार्केट में 100 हैं, 100 च्युइंग गम है, 100 टाइप्स की च्युइंग गम है, तो मैनी मतलब 20, 30, 50 मैनी च्युइंग गम्स, कुछ भी हो सकता है. क्या इसने सारी की सारी बोला ऑल ऑफ द च्युइंग गम्स? या ये बोल रहा है नो च्युइंग गम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? ऐसा भी तो नहीं बोल रहा है. ओके, सो इट इज अ जनरल स्टेटमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. ये बोल रहा है मैनी च्युइंग गम्स. ओके, आपकी तसल्ली के लिए लेट्स रीड द हिंदी ऑल्सो. बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है. मिलने वाली अनेक, सारी, सभी नहीं. 2025 में हमने देखा था भारत सभी के सभी 30 मिनरल्स में, ओके, इट इज रिच, मिनरली रिच. ओके, बट यहां पे सभी नहीं है लिखा है, यहां पे लिखा है अनेक. ओके, चलिए,
तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. इसको काट देते हैं. आ रहा है समझ में? चलिए, स्टेटमेंट नंबर 2, मेनी च्युइंगम्स कंटेन्स प्लास्टिक एज गम बेस. मेनी च्युइंगम्स, नो च्युइंगम कंटेन्स प्लास्टिक एज अ गम बेस, ऐसा लिखा है? नहीं. ऑल च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, ऐसा लिखा है? नहीं. अगर ऐसा होता ना तो उसको गलत कर देना. ओके, दिस इज ऑल्सो स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग, सॉरी स्टेटमेंट फ्रेमिंग बाय यूपीएससी. मेनी च्युइंगम्स कंटेन्स प्लास्टिक एज अ गम बेस, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, बिल्कुल होता है. Isn't it? तो ये सही है, स्टेटमेंट 2 सही है. तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. इसको काट दो. चलिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ये अपने पास ए और बी, अब ये डिलेमा है इसमें. स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. अभी देखने, ये बोल रहा है मेनी च्युइंगम्स इन मार्केट आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल, अरे बोलो भाई, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस. प्लास्टिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर ये भी सही है ये भी सही है, अगर मेनी च्युइंगम्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए एक रीजन है, कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये बोल रहा है मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, प्लास्टिक होगा मेनी च्युइंगम्स में, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स कंसीडर किया जा सकता है, हाँ या ना? तो ये भी सही है एंड इट इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट नंबर 1. कितने लोगों ने इसका आंसर ए किया था? ए ही किया था ना पक्का? ठीक, एक्सीलेंट. ठीक है. अच्छा, जो बच्चों जिन्होंने बिल्कुल अटेम्प्ट कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो अब आप समझ गए हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड. अगर एक भी पता लग गया कि गलत है तो आंसर ही निकल गया. अगर आप श्योर हो गए इनमें से एक भी गलत है तो सी और डी में से कोई एक आंसर हो गया ना. टेंशन ही नहीं लेनी. कंफ्यूजन तो तब होती है जब ये दोनों सही हो जाते हैं, फिर ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये चैलेंज बन जाता है. सर सही है? ओके, बट इट वॉज अप्रोचेबल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन. तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? ट्रिक नहीं. ट्रिक किसने कहा? ट्रिक नहीं है. ट्रिक, मैंने ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया. ट्रिक नहीं है ये. आई यूज द टर्म हिंट. ओके, ट्रिक तो कोई जुगाड़ टाइप चीज होती है, जुगाड़ नहीं है ये. इट इज अ हिंट विच इज गिवन बाय यूपीएससी दैट विद योर जनरल अवेयरनेस, जो आपकी डेली लाइफ में जो बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी करके आया है, बेसिक उसको अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स की जनरल अवेयरनेस है. प्लास्टिक च्युइंगम में होता है, ये बचपन से अगर किसी ने सुना है, सबने सुना होगा, 10वीं 12वीं की क्लास के बच्चों ने भी सुना हुआ है, वो भी सॉल्व कर सकता है ना. 12th क्लास का बच्चा भी तो सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को, राइट? तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन था ये पॉलिटी से है, इकोनॉमी से है. ये क्या एनवायरमेंट का क्वेश्चन है? नहीं, एनवायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है. ये पॉल्यूशन का क्वेश्चन है. ये पॉल्यूशन का क्वेश्चन भी नहीं, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है. गेटिंग इट? चलिए, आंसर इज ए. वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए. ये रहा. कुछ अभी देखना, आप देखना बच्चे कितने परेशान होंगे बच्चे. ओके, सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू. how many of you have attempted this question? Question number 25. Sorry, क्वेश्चन नंबर 25. ये देखो, इतने बच्चों ने तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, डर लग गया इससे. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था. ओके, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था. और अब ये परेशान मत हो जाना, हे भगवान, सारे जानवरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन सेंट मार्क करता है, कौन सी सेंट मार्क करता है, ये सेंट मार्क करता है कि नहीं करता है अपना एरिया, है ना? Isn't it? एक बार उन्होंने डाल दिया क्वेश्चन के अंदर ये लायन टेल्ड मैकैक नॉक्टर्नल है या नॉक्टर्नल नहीं है, तो सारे ही नोट्स के अंदर फिर नॉक्टर्नल आने लग गया कि यार नीलगिरी ताहर नॉक्टर्नल है कि नहीं, हंगुल स्टैग नॉक्टर्नल है कि नहीं. उस पर सारे ही ऐसे बन गए. ऐसा मत करना, दैट इज अ ट्रैप. इट इज अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन. क्या यूपीएससी चाहता है कि आप हर जानवर के बारे में जाने कि यार ये दिन में सोता है कि रात को सोता है? Isn't it? चलिए मैं बताता हूं आपको. इफ यू वांट टू स्टडी स्पीसीज, अगर आपको स्पीसीज पढ़नी है ना एनवायरमेंट में,
तो 3 things are very important which you must know about that animal. First of all, अगर किसका IUCN स्टेटस याद रखना है, किसका याद रखना है, IUCN स्टेटस किसका याद रखना है, जो थ्रेटेंड कैटेगरी में, थ्रेटेंड मतलब थ्रेटेंड कैटेगरी क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ये 3 कैटेगरी ही याद, वो लीस्ट कंसर्न, इजंट इट, डेटा इनएडुकेट, ये याद नहीं रखना है. ऑब्वियसली जो एक्सटेंट हो गया है वो तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, इजंट इट. ये 3 याद करने हैं, इसके बाद परेशान नहीं होना. दूसरी चीज, जियोग्राफिकल एरिया. जियोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से हंगुल स्टैग, तो आपके दिमाग में भारत के नक्शे में से कौन सी वाला एरिया जा रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सलोनी. जम्मू एंड कश्मीर, हंगुल स्टैग इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर क्या कहा, ठीक है. चलिए अगर मैं कहता हूं अगर लायन टेल्ड मैकाक, तो आपके दिमाग में क्या कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया आ रहा है? बताइए. वेरी गुड. साउथ इंडिया तो आ रहा है ना, ठीक. अरे वेस्टर्न घाट्स बहुत बड़ा एरिया होता है, वेस्टर्न घाट्स बहुत बड़ा एरिया है. स्टेट का नाम नहीं पूछ रहा हूं, उसने जम्मू एंड कश्मीर कहा, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप अब स्टेट का नाम पूछ रहा हूं. वेस्टर्न घाट्स में मिलता है. ओके, वेस्टर्न घाट्स तो केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, तो वेस्टर्न घाट्स बोल दो भाई. पेनिनसुलर, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं आया ना किसी के दिमाग में? बस दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू नो, इतना आपको चाहिए. ऑलिव रिडली सी टर्टल, वेरी गुड, उड़ीसा. समझ रहे हो बात को आप, है ना? ऑलिव रिडली सी टर्टल को गुजरात कोस्ट पे तो नहीं डालेंगे ना, वहां पे फेमस नहीं है ना वो एरिया, इजंट इट? सो इतना अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए. थर्ड इज एनी स्पेशल फैक्ट. स्पेशल फैक्ट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडो गंगेटिक डॉल्फिन इज अ ब्लाइंड, तो ये आपको पता होना चाहिए यार. अगर वहां ब्लाइंड लिखा है तो दैट इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. सही बोल रहा हूं? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. अच्छा, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड, जो बच्चा पेट में रहता है, वो सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है. ये पता होना चाहिए. ये स्पेशल फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, इजंट इट? ये बहुत नेशनल एनिमल्स हैं, इजंट इट? नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट. पता है ये बात? पता है? जिसको नहीं पता है समझ में आया? ओके. सो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई जानवर है जिसका बहुत ही यूनिक फीचर है तो वो आपको पता होना चाहिए. समझ रहे हैं बात को? चलिए ठीक है. फोर्थ इज एनी स्टेट एनिमल. एटलीस्ट कितनी ही स्टेट है यार, कुछ ही तो स्टेट्स हैं. ओके, सो जितनी स्टेट्स हैं, कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसका आपको स्टेट एनिमल पता होना चाहिए. स्टेट एनिमल पता होना चाहिए. और स्टेट बर्ड, हाँ ठीक है, स्टेट बर्ड देख सकते हैं. देखो अगर दिस इज वेरी लेस, you know, when prelims come, student end up mugging up 250 to 300 species also. अरे इसका भी याद कर लो, अरे इसका भी याद कर लो, इन्होंने ये दे रखा है, इस कोचिंग ने ये दे रखा है, अरे मैंने अखबार में ये देखा था. नहीं, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो इनको देना है, और इनको इसके इंटीग्रेशन में पढ़ना है कि ये जानवर कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में मिलता है. रेन फॉरेस्ट में मिलता है, कौन से स्टेट. अगर एंडेमिक टू कोई रीजन है, जैसे एशियाटिक लायन इज एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब पता है सबको क्या होता है? एंडेमिक का मतलब बताना. वेरी गुड. एंडेमिक का मतलब जो सिर्फ उसी रीजन में मिलता है, यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है. एशियाटिक लायन इज एंडेमिक टू गिर नेशनल पार्क, गिर रीजन ऑफ गुजरात, उसको एंडेमिक बोलते हैं, राइट? चलिए, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया देख लिया. फिर स्पेसिफिक स्पेशल फैक्ट, जैसे मैंने बता दिया आपको कि जेस्टेशन पीरियड है, या फिर ऑलिव रिडली सी टर्टल इज वेरी स्मॉल, और उनका ब्रीडिंग स्टाइल है, या फिर जो मस्क डियर है वो सेंट छोड़ता है. सो दैट काइंड ऑफ स्पेशल फीचर यू नो, और वो आपको एग्जाम में समझ में आ जाएंगे. बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं देने वाला है वो, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं देगा, कुछ ना कुछ हिंट देगा. वो हिंट समझते हैं. चलिए देखते हैं. लेट्स ओपन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं इसको. लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. ओके ओके, ठीक है यार, मैं तो शेर के बारे में पढ़ के आया था, कहां मिलता है ये पढ़ के आया था. शेर हमारा ये एंडेमिक है ये पढ़ के आया था, उसका IUCN स्टेटस पढ़ के आया था, ये सब देख लिया था यार. इसके अलावा क्या उसका ब्रीडिंग तो मैंने देखा नहीं. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं.
अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीतास डू नॉट रोर। ये हो गया स्पेशल फीचर, ये आपको पता होना चाहिए। चीता रोर नहीं करते, वो मियाऊ करते हैं। समझ रहे हैं? हाँ हाँ सही में। ओके अभी आप YouTube ओपन करके सुन लेना, वो क्या करते हैं? हाँ लाइक कैट्स, ओके दे डू नॉट रोर। दहाड़ते नहीं है वो, ये टाइगर है वो दहाड़ता है, लायन दहाड़ता है, वैसे दे डू नॉट रोर, दे गो मियाऊ। ओके या द फास्टेस्ट वन, यस। अभी मत खोल लेना, हाँ अभी अंदर रख दो, अभी मत खोलना, अभी यहां ध्यान दे लो, फिर कर लेना बात, अभी करना होता सब कुछ, ठीक है। चलो थर्ड पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीतास डू नॉट रोर। ओके ये स्टेटमेंट सही है, इतने अवेयरनेस हमको चाहिए होती है। अच्छा जो ये मैं हिंट्स बता रहा हूं, क्या ये मैं उसके लिए बता रहा हूं कि जो सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो चला गया था, आपकी हिंट्स काम ही नहीं करी? अरे उसके लिए नहीं है ये। जो पढ़ाई करके जाता है ना, जो तैयारी करके गया है, जिसको पास होने की इच्छा है, दीज हिंट्स आर फॉर एक्स्ट्रा पुश। ओके इससे पास नहीं हो सकते आप, इट इज फॉर एक्स्ट्रा पुश। जो आप 5-6 नंबर 4-5 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैन हेल्प यू टू क्रॉस दैट बैरियर। ओके चलिए, इसका पता नहीं पर ये पता है, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीतास डू नॉट रोर, ये मुझे पता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा किसमें नहीं है? ये काट देता हूं। ओके बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और एग्जामिनेशन में ऐसे ही काटना, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है। वो बी की जगह सी नहीं मारोगे फिर इस चक्कर में। ओके काटते रहना। अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अगर आपने जानवर के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो दी लेपर्ड, ओके मेल लेपर्ड डू नॉट मार्क देयर टेरिटरी। क्यों भाई? इफ डू यू नो दैट जो गली का जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स, दे ऑल्सो मार्क देयर टेरिटरी बाय पीइंग अराउंड। यस है ना, हैव यू ऑब्जर्व्ड? यस एंड व्हेन द अदर आउटसाइड डॉग कम्स दे गेट टू नो, उनको पता लग जाता है कि यहां पे किसी इस मेरे एरिया के अंदर दूसरा डॉग आया था। ओके ये जानवर भी ऐसे ही करते हैं, दे पी अराउंड, दे लीव देयर सेंट, सो दैट वो अपना एरिया डिमार्केट करते हैं। वो लेपर्ड है, वो क्यों नहीं करता होगा? Isn't it? Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. क्यों भाई? जब स्ट्रे डॉग ही कर रहा है तो वो लेपर्ड है, वो क्यों नहीं करता होगा? If I cut 3, I'll get 1 and 2. क्यों परेशान? ओह इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है, आ जाएगा समय के साथ। Why you are not getting it? Because you have not prepared the entire environment properly. Slowly when you will study entire environment, जब हम धीरे धीरे सारे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, तो you will start understanding animal behavior. अरे वो जानवर ऐसे करता है, वो जानवर ऐसे करता है, and slowly आप इसकी लैंग्वेज भी समझना शुरू करेंगे। तब आपको समझ में आएगा what I am talking about. What am I talking? कुछ लोग थोड़ा सा भी सेंस बन रहा है, 20%, 30%, 40%, थोड़ा सा भी सेंस बन रहा है, वेरी गुड। ज्यादा समझ में आ रहा है ना? स्ट्रीट डॉग्स अगर अपना सेंट मार्क करते हैं, ये भी तो दैट इज ऑल्सो एनिमल बिहेवियर, वो भी तो करता होगा, इजंट इट? अच्छा सुनिए, क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी लेपर्ड सेंट मार्किंग नहीं करता है? नहीं बोल सकता ना। ओके मे बी सम पार्ट ऑफ लेपर्ड्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बंगाल टाइगर है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो सुंदरबन एरियाज के अंदर मिलता है, दे हैव अडेप्टेड टू देयर लोकल कंडीशंस, और वो फिशिंग करते हैं वहां पे। दे हैव डेवलप्ड द आर्ट ऑफ फिशिंग, वो फिशिंग भी सीख गए हैं क्योंकि अडेप्टेशन है उस रीजन के हिसाब से। तो लेपर्ड भी अगर रीजन चेंज होगा तो वो भी तो चेंज कर सकता है। सो कैन यू से विद सर्टेनिटी दैट दे डू नॉट मार्क देयर एरिया बाय सेंट? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, जनरल अवेयरनेस के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, सो यू हैव टू कट इट। दोस्तों इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, यू मस्ट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं था वो सेंट छोड़ता है कि नहीं, ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, गलत हो जाएगा ना। बट इफ यू अप्लाई लॉजिक एंड सॉल्व 10 क्वेश्चंस, 3 गलत हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं 3 ही गलत होंगे। अच्छा ऐसा भी नहीं होगा कि 5 सही और 5 गलत हो जाएंगे, 3 ही गलत होंगे।
7 तो सही होंगे, समझ रहे हैं? तो वी हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू विल ओपन इज क्वेश्चन नंबर 46. Question number 46. Yes. Question number 46 opened. हाँ वो भी डिस्कस करेंगे, बट लेट्स ओपन क्वेश्चन नंबर 46 फर्स्ट. हैव यू ओपन क्वेश्चन नंबर 46? वेरी गुड. चलिए देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग मटीरियल्स. विच ऑफ द अबव can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel. Okay, sustainable aviation fuel के लिए which of the above can be used as feedstock. चलिए ऊपर क्या लिखा है? Agricultural residue, corn grain, waste water treatment sludge, wood mill waste. Okay, अब मैं sustainable aviation fuel जो है उसके बारे में, उसकी ये तो ठीक है, मैंने बायोफ्यूल पढ़ा है, फर्स्ट जनरेशन पढ़ा है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. क्या मैं ये एविएशन फ्यूल भी पढ़ के गया हूं क्या? और ये भी पढ़ के गया हूं कि उसमें कौन से मटेरियल से हम इसको बना सकते हैं? नहीं, कोई नहीं पढ़ता. ऑल इंडिया रैंक 1 भी नहीं पढ़ता है. आपको पता है ये बात? कोई इतना नहीं. दिस विल बी सॉल्व्ड बाय योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट प्लेस ओनली. अब मैं बताता हूं लैंग्वेज का गेम क्या होता है. लैंग्वेज का गेम देखिए. एवरीवन लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस. देखिए, Which one of the following can be? क्या लिखा हुआ है? Can be. इसकी हिंदी बताता हूं, इसकी हिंदी देखते हैं. चलिए, Which one of the following can be? ये देखिए, उपर्युक्त में से किसे वित्तीय नहीं, दिस इज ओके, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 46 ना. उपर्युक्त में से किसका उपयोग संसाधनीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है. पॉसिबिलिटी है, जा सकता है. कैन बी यूज्ड, जा सकता है. इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इसका यूज किया जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. चलिए देखते हैं. किसी को समझ में आ रहा है गेम? यस, वेरी गुड. हाँ, कि यस किया जा सकता है. पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है? किया जा सकता है. किसका यूज किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड? तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, यस इट कैन बी यूज्ड. कॉर्न ग्रेन, यस कैन बी यूज्ड. स्लज कैन बी यूज्ड. वुड मिल वेस्ट कैन बी यूज्ड. किसी भी चीज से, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे भी बन जाए एविएशन फ्यूल. क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, साइंस का कोई लिमिट है क्या? नहीं है ना, पॉसिबिलिटी है. क्या इसका बन सकता है? स्लज का डेफिनेटली बन सकता है. कॉर्न ग्रेन का बन सकता है. रेसिड्यू का बन सकता है. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, ओके, एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? आंसर क्या होगा इसका? अंडरस्टैंडिंग. इसी लैंग्वेज पे और सवाल दिखाता हूं इसी पेपर में. चलिए देखते हैं. ठीक है. नाउ टेक आउट क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. निकाल लिए सबने? हाँ. कंसिडर द फॉलोइंग: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज? मतलब जिसका जैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने एनर्जी जनरेट कर दी, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, क्या ये पढ़ाई करके, अच्छा इस सवाल के लिए कोई पढ़ाई करके जाता है क्या? हाँ, जाता है क्या? मैनी च्युइंगम्स वाले के लिए कोई पढ़ाई करके जाएगा? अरे मैनी च्युइंगम्स के बारे में पढ़ लेता हूं. नहीं, बिल्कुल नहीं. Isn't it? वो लायंस और वो सेंट छोड़ता है, उसके लिए कौन पढ़ाई कर रहा है? नहीं. अवेयरनेस, मतलब हम जनरलिस्ट अप्रोच लेके जा रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता है. आई हैव दिस जनरल अवेयरनेस
विद माई प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वही दिमाग लगाना है। ओके, इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो ये कोई दूसरा एग्जाम नहीं है जहां पे करंट अफेयर आ रहा है कि ये अवार्ड किसने जीता था, ये ऑस्कर किसने जीता था, ऐसा नहीं है। दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स। दिस यहां नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, यहां एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का टेस्ट होता है। समझ रहे हैं? यहां आपको रट्टाफिकेशन नहीं, जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो आपने ज्ञान लिया है, कैन यू अप्लाई दैट नॉलेज इन द एग्जामिनेशन विद अ लॉट ऑफ प्रेशर? दैट इज द टेस्ट ऑफ, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज द टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कैन यू अप्लाई योर नॉलेज? जब मैं आपको ये पूछूं, यहां ये नहीं पूछता है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया था, यहां ये पूछता है कि अगर गांधी जी ही फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं होते तो क्या होता। यहां ये पूछता है, या यहां ये नहीं पूछता कि हिमालयाज का सिग्निफिकेंस क्या है, यहां ये पूछता है कि हिमालयाज ही नहीं होते तो फिर इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता। समझ रहे हैं? सो इट इज योर जनरल अवेयरनेस, इट इज योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कैन यू रीड द क्वेश्चन इन दैट टेंस कंडीशन? तो इसके लिए आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा। चलिए, तो क्या मैं बैटरी स्टोरेज से? हाँ कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं एक जगह। बायोमास जनरेटर से? हाँ कर सकता हूं। फ्यूल सेल से भी कर सकता हूं। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट से भी कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। आंसर क्या हो गया? कितनों ने अटेम्प्ट नहीं किया था? 70%, अराउंड 70% बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। सी, क्या ये अप्रोचेबल था? जी हाँ, ये अप्रोचेबल था। समझ रहे? कितने बच्चों ने, देखो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने भी, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया। ओके, सो आपने ओनली 2 क्यों किया? यू थॉट कि किसको बाहर निकाला आपने? बायोमास जनरेटर को बाहर निकाला और रूफटॉप, क्योंकि उससे जनरेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो दिस मींस कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने, नाउ दिस इज हाउ यू कंफ्यूज योर ब्रेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, कि यार इससे हो सकता है, बी ओपन माइंडेड कि पॉसिबिलिटी तो है ना, isn't it? पॉसिबिलिटी तो है ना, isn't it? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैन बी, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो क्या इससे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना। मार्क्ड। जर्नलिस्ट अप्रोच लेके चलनी है, वाइड अप्रोच। ओके, नैरो अप्रोच नहीं, जर्नलिस्ट अप्रोच। कौन से क्वेश्चंस में? इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन भी मैटर करेंगे। ओके, लैंग्वेज समझना सीखिए। चलिए, 27 इज ओवर। चलिए, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. Everyone, question number 29? Yes. How many of the above have poisonous species among them? Okay, how many of the above have poisonous species among them? विषाक्त जातियां हैं, poisonous species among them. Okay? इनमें से कौन सी जो है, विच ऑफ द अबव हैज पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? कंसिडर फॉलोइंग: बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग्स। याद रखना दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं। क्या लगता है आपको, इस दुनिया में जितने टाइप्स की फिशेज है ना, जितने टाइप्स की फिशेज हैं, सारी की सारी, क्या यूपीएससी स्टडी करता है? आपसे आशा करता, एक्सपेक्ट करता है कि आप सारी मछलियों के बारे में पढ़ लो। ये तो कार्निवोर है, ये हर्बीवोर है, और ये पॉइजनस है, ये विनमनस है, ये कौन सी है? नहीं ना, isn't it? बहुत सारी मछलियां तो ऐसी है दुनिया में जो पता ही नहीं है, डीप सी में रहती है, जिनको अभी डिस्कवर ही नहीं किया। पूरा मरीन लाइफ डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक। ओके, समझ रहे हैं? तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई फिश की वैरायटी हो, पॉइजनस स्पीसीज? स्पीसीज समझ रहे हैं आप? स्पीसीज। ओके, देयर इज अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस। तो ऐसी कोई फिशेस की स्पीसीज हो सकती है जो पॉइजनस हो सकती, पॉसिबिलिटी है। वेरी गुड। अब आप समझ रहे हैं लैंग्वेज को पढ़ना, सवाल को पढ़ना। ओके, क्या ये ट्रिक है? नहीं, ये हिंट है। ओके, योर जनरल अवेयरनेस। क्या आपने इतनी फिशेस के बारे में पढ़ा कि तो आप समझते हैं कि हाँ, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर माइट बी अ स्पीसीज जिसकी जो पॉइजनस होगी। चलिए, कितने फ्रॉग्स की वैरायटी है दुनिया में? रेन फॉरेस्ट में इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग मिलते हैं। क्या उनमें पॉइजनस फ्रॉग हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके, यस, सो मेनी वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज इन द वर्ल्ड जिनको अभी प्रॉपर्ली स्टडी भी नहीं किया गया है। ओके,
प्रॉपरली स्टडी भी नहीं किया है, जंगलों में मिलते बोलते हर, आप देखते द हिंदू के अंदर न्यू वेराइटी ऑफ लिजार्ड डिस्कवर्ड, न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड इज डिस्कवर्ड, ऐसी बटरफ्लाईज भी मिलती रहती है। तो कैन आई से विद सर्टेनिटी, क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एक भी मछली, एक भी बटरफ्लाई की स्पीसीज नहीं है दुनिया में जो पॉइजनस हो? करे कहो हाँ या ना यार, बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते। सो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हो। आंसर क्या हो गया? ऑल थ्री। क्या मुझे पूरी दुनिया की मछलियों के बारे में पढ़ के आना है क्या? क्या मुझे दुनिया के सारे फ्रॉक्स के बारे में पढ़ के आना है क्या? क्या मुझे दुनिया की सारी बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ के आना है क्या? आना है क्या? नहीं ना। बस अंडरस्टैंडिंग। ओके, बिल्कुल सही। आपकी बात मैं समझ रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, अभी आप धीरे धीरे समझ रहे हैं ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वर ऑफ जनरल अवेयरनेस। इनके ये नॉलेज टेस्ट नहीं था, या प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट था। ओके, चलिए 4 सवाल हो गए। अब समझ रहे हैं आप अप्रोचेबल था जो अटेम्प्ट नहीं करके आए, या जो गलत करके आए तो आपको फ्यूचर में किस तरह से दिमाग लगाना है, isn't it? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17। इनके बाद दूसरा सेट है क्वेश्चन, मिल गया आपको ये। चलिए, with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statements। मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं, ओके, व्हेन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट, जब मैं अटेम्प्ट करता था पेपर, तो मैं 2 से 3 साल के करंट अफेयर पढ़ के जाता था, एनवायरमेंट की ईयरली कंपाइलेशन पढ़ के जाता था। ये PFAS अब आएगा पेपरों में, अब आएगा मटेरियल में, पर पहले नहीं था। और अगर होगा भी तो किसी ऐसे कोने में होगा जो किसी ने देखा ही नहीं होगा, isn't it? So किसका मतलब क्या ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं था एग्जामिनेशन में? वेरी मच सॉल्वेबल था ये पेपर क्वेश्चन में। ओके, मुझे थोड़ा सा ये आइडिया मिल रहा है कि पॉली परफ्लोरोअल्काइल कोई केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल कुछ है, जो कि पॉली मैंने सुना है, ये प्लास्टिक वगैरह में, ई वेस्ट में वगैरह, इन सब में जो सॉलिड वेस्ट होता है वहां मैंने कुछ सुना है, ऐसा सुना सा लग रहा है। देखते हैं। रेफरेंस क्वेश्चन खुद देता है, हिंट क्वेश्चन खुद देता है, खुद देखो कैसे। दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंसीडर द फॉलोइंग। ये देखो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब हमारी निजी लाइफ, हमारी पब्लिक लाइफ, इसमें कंज्यूमर हम हैं। मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है कौन सा? PFAS। ओके, अब पढ़ते हैं। चलिए, करेक्ट, ये करेक्ट देख लिया करो। जब ये इनकरेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आता होगा तो उससे गंदा टॉर्चर कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर आपको क्वेश्चन आता था और ये करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से गलत कर दिया ना, तो दैट इज अ क्राइम। ओके, आप 2.66 माइनस नहीं हो रहा है, ये जो सही 2 नंबर थे ना वो भी चले गए ना, isn't it? बहुत नीचे चले जाओगे। ओके, तो PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग बॉटल्स, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। मतलब ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग की जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें मिलता है। तो प्लास्टिक का ही तो बनते हैं सब। ड्रिंकिंग वाटर की बोतल प्लास्टिक में बनती है, फूड पैकेजिंग प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, isn't it? तो हो सकता है कि उसमें केमिकल, हाँ हो सकता है, ठीक है। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल लिखा है, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल में तो कोई केमिकल टाइप हो सकता है। PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। कोई केमिकल है तो ये क्या बोल रहा है? जनरल स्टेटमेंट, आसानी से डिग्रेड नहीं होते, नॉट इजीली। हो तो जाएंगे पर आसानी से नहीं होते। क्या ये बोल रहा है कि दे आर नेवर डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट? ऐसा बोल रहा है? नहीं, ये बोल रहा है दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। समझ पा रहे हैं? फील समझ रहे हैं? ओके, फील द लैंग्वेज, इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आपने टॉपर्स को ये बोलते हुए सुना है कि यार फील आ जाती है, सुना होगा आपने कि फील आ जाती है यार कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। सुना होगा सबने? हाँ, टॉप, हाँ अभी भी है, हर बार आएगा।
ओके आई ऑल्सो, अगर आप मुझसे पूछोगे आई क्लियर्ड, तो मैं ये बोलूंगा, एक फील आ जाती है यार, वो फील मैं आपको बता रहा हूं क्या है। देखो, PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि वो कभी डिग्रेड नहीं होंगे, ये बोल रहा है नॉट इजीली, मतलब हो तो जाएगा वो डिग्रेड, पर इजीली नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। चलिए, persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in the animal bodies। चलिए, ये क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं, अभी देखते हैं। क्या बोल रहा है, persistent exposure to PFAS can क्या कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, लीड टू बायोअक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। क्या बोल रहा है, कैन, क्या यहां पे विल लिखा हुआ है, persistent exposure to PFAS विल थोड़ी ना लिखा है यहां पे कि मतलब होगा ही बायोअक्यूमुलेशन, ये लिख रहा है कैन लीड टू बायोअक्यूमुलेशन। ओके, पॉसिबिलिटी है। तुम्हारी संतुष्टि के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए हिंदी पढ़ा देता हूं मैं आपको इसकी। ओके, PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। होगा ये नहीं लिखा, हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, बिल्कुल। ओके, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट विद पॉसिबिलिटी। वो खुद बोल रहा है हो सकता है, वो खुद भी नहीं क्लेम कर रहा कि 100% होगा, वो बोल रहा है हो सकता है। ठीक है, और यहां पे नॉट इजीली डिग्रेडेड, ठीक है, और दे आर फाउंड इन फूड पैकेजिंग मटेरियल। तो क्या तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हाँ, डिमांड के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वेश्चन की मेन कॉन्टेक्स्ट साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, आंसर इज सिर्फ 3 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, आपका सबका गलत है। ओके, बिकॉज यू ट्राई टू एलिमिनेट, एक हैबिट होती है कि एक तो काटते हैं यार, क्या पता आंसर निकल जाए, है ना। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पर आप समझ रहे हैं आपकी क्यों सही है? लैंग्वेज सीखिए दोस्तों। ये जो मार्केट में बोल रहा है ना, तीसरा काट दो, दूसरा एक काट दो, तो एक तो आंसर होता ही है। अच्छा, ए आंसर होता है, ए बहुत सारे क्वेश्चंस में ए आंसर होता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑल 3 कर देना यार, वो ऑल 3 आंसर होता है। मत पढ़ो इन ट्रैप्स में। डेवलप करिए क्या, एप्टीट्यूड, फील डेवलप करिए। और फील कैसे डेवलप होगी? पहली बात तो नॉलेज, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नॉलेज तो आपको लेना ही पड़ेगा सारे सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप लैंग्वेज पढ़ना सीख गए ना दोस्तों, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 के 10 सही होंगे, बट 70% मतलब 7 सवाल सही होंगे आपके, एंड दैट इज अ ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। स्टैटिक क्वेश्चंस के बाद ऐसे 10 सवाल अटेम्प्ट करे और 7 सवाल सही हो गए ना, दैट इज अ ग्रेट लक, दैट इज अ ग्रेट सक्सेस अचीवमेंट। ओके, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन 17। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ओपन क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के भी करेंगे, इकोनॉमी के भी करेंगे, सबके करेंगे। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम अप। मैं आपको पहले, दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू मेक यू फेमिलियर विद यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन मेकिंग। वो बनाते कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं, ठीक है। फिर जब हम पढ़ाई करेंगे तो मतलब वो बोलते हैं ना कि यू नो, इफ यू वांट टू कट अ ट्री, इन फैक्ट गिव यू 4 hours, तो फर्स्ट यूज मोस्ट ऑफ योर टाइम फॉर शार्पनिंग योर एक्स। आपकी कुल्हाड़ी को शार्प करने में समय लगाइए। तो वो दैट थिंग वी आर डूइंग, वी आर डेवलपिंग द एप्टीट्यूड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, कि वो सवाल कैसे बनाता है। आप देखिएगा, जो प्रोसीजर है ना कि पहले पढ़ लेता हूं फिर सवाल कराएंगे, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, बट फर्स्ट, क्योंकि मैं अगर आपको बोल देता कि जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के आओ, तो आप नहीं करते, और ये एक्सरसाइज तो आप कभी नहीं कर पाते। ओके, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट विद यू, सो दैट यू डेवलप द फील, यू डेवलप दैट एप्टीट्यूड, कि डरना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। क्या पता देयर इज अ हिंट इन दिस क्वेश्चन, इजंट इट? चलिए, एक क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। नॉर्मली पीपल आर गोइंग टू थिंक कि ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हाँ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
हाई ज्योग्राफी क्वेश्चन है। पर क्या अगर आप वॉल्केनिक इरप्शन से कौन से केमिकल्स निकलते हैं, कि सारे केमिकल्स के नाम याद करने बैठेंगे? यहाँ पे अगर वो 10 केमिकल्स और भी लिख देगा ना, तब भी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे वो 10 केमिकल्स और भी लिख देगा ना, 10 गैसेस के नाम और लिख देगा, बिकॉज वॉल्केनो से इतने सारे गैसेस निकलते हैं, इतने सारे मटेरियल्स निकलते हैं कि आप बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी लिख देगा ना, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। हाँ या ना? सो दिस इज अ ब्रॉड, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी टाइप क्वेश्चन। वहां आप दिमाग लगा रहे हैं, अरे मैंने एनसीईआरटी में नाइट्रोजन पढ़ा था क्या, अरे मैंने सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था मैंने, सल्फर कंपाउंड्स, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? नहीं, निकलता ही होगा ना यार वॉल्केनो से, तो कुछ इतने सारे गैसेस निकलते हैं। तो इसका आंसर वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ओके, नाउ टेक आउट क्वेश्चन नंबर 26। यस, बहुत सारे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये देखिए। Which one of the following is the correct description of 100 million farmers? Is this a current affair? Some people are going to put this into the category of current affairs. अरे करंट अफेयर्स था, 18-20 महीनों की मैगजीन में भी कहीं नहीं था ये 100 मिलियन फार्मर्स। किसी ने लिखा भी होगा तो छोटे से कोने में लिख दिया होगा, कोई पॉपुलर करंट अफेयर्स तो था नहीं। ओके, सो ये भी आपको वहीं बैठ के डिसाइड करना है। यू हैव टू एलिमिनेट दी स्टेटमेंट्स। ओके, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे ए और डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओके, ए और डी में कंफ्यूज हो रहेंगे, क्योंकि 100 मिलियन फार्मर्स है तो क्या कर सकते हैं? इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ encouraging the farmers to form farmer producer organization, एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम। अब एफपीओस वगैरह क्या होते हैं, जब बहुत सारे फार्मर्स आते हैं और एक यूनिट बनाते हैं, जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, एफपीओस बना लो। तो लैंड कंसोलिडेशन, मतलब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, इफ दे विल फॉर्म फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ये नॉलेज के साथ आपको आ जाएगा, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। या तो ये हो सकता था, या फिर इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। या तो ये कंफ्यूजिंग है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 मिलियन फार्मर्स, हाँ तो वो एक एफपीओ बना सकते हैं। बट द आंसर इज ए। बट यू डोंट हैव टू वरी। ओके, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, पर क्या इससे डरना है? नहीं। क्या इसको अटेम्प्ट करना है? द आंसर इज यस, करना ही है, करना ही है। ये वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सही हो गया तो, और चांसेस सही होने के ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा चांसेस है सही होने के। द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग, उनके सही होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं इफ यू डेवलप दैट एप्टीट्यूड। ओके, तो उनको छोड़ के नहीं आना है। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हमने देख लिया। विल गो टू क्वेश्चन नंबर 59। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 59। 59, yes, very good. Consider the following statements. India is a member of International Grain Council, Grains Council. कोई नहीं पढ़ा था इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, इतनी फेमस बॉडी नहीं है कि हम प्रीलिम्स में स्टैटिक को छोड़ के इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं। यार पढ़ लेते हैं कौन इसके मेंबर्स हैं। G20 नहीं है ये कि हम इसके मेंबर्स को याद करके जा रहे हैं। ओके, कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, isn't it? इसी पेपर में एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। कोई पढ़ता है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? कोई नहीं पढ़ा था, अब पढ़ाने लग जाएंगे। ओके, बट ये ट्रेंड नहीं फॉलो करना है कि फिर सब छोटी छोटी यूनिट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो भाई, isn't it? ऐसा नहीं करना है। वर्ल्ड ग्रीन काउंसिल, चलिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। ओके, क्या अगर दुनिया में ऐसी कोई बॉडी होगी इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल, ग्रेन्स काउंसिल, तो क्या इंडिया उसका मेंबर होगा? ऑब्वियसली होगा यार। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, भले ही वो कोर्स ग्रेन्स हो, फाइन ग्रेन्स हो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, जैसे अगर ऐसी कोई एसोसिएशन है तो इंडिया उसका मेंबर हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, अब आप समझ रहे हो धीरे धीरे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। A country needs to be a member of International Grain Council for exporting
और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? हाँ बताओ। यस, अगर कोई इसका इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का, अगर कोई अफ्रीका का देश है और वो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो क्या वो इंपोर्ट नहीं कर सकता क्या ग्रेन्स को? क्या बात कर रहे हो यार, है ना? समझ रहे हो बात को? अगर कोई इसका मेंबर नहीं है तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। क्या बात? स्मॉल कोई जो छोटा सा आइलैंड नेशन है, मान के चलो इसका मेंबर नहीं है, तो क्या उसको खाने के दाने नहीं मिलेंगे? ग्रांट्स भी तो भेजते हैं, isn't it? हेल्प भी तो भेजी जाती है। इंपोर्ट वो ही तो इंपोर्ट करेगा अगर वहां पे होता ही नहीं है फूड ग्रेन्स। तो फिर क्या लिखा है यहां पे? फॉर अ कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। अगर इसके मेंबर नहीं हो तो आपको ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हो ना इंपोर्ट कर सकते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? वेरी गुड। अब आप धीरे धीरे समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आई नो गेम इज रिस्की, बट क्या इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपकी पढ़ाई से ही, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से ही निकलेगा। जब आप इतना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के गए हो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट, तो आप दिमाग लगाओगे वहां बैठ के कि यार अगर दुनिया में इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल है तो ऑब्वियसली इंडिया उसका मेंबर होगा, isn't it? तो आपको लगाना है फिर दूसरा दिमाग कि यार अगर कोई देश है, छोटा देश है अफ्रीका का, बहुत गरीब है, अगर वो इसका मेंबर नहीं है तो क्या उसको वो इंपोर्ट नहीं कर सकता ग्रेन्स? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना। इतना रिजिड तो नहीं बनाएंगे ये। सिर्फ एक ही तो यूनाइटेड नेशन में बॉडी है जिसका बाइंडिंग वो है, isn't it? तो क्या ये इतने रिजिड रूल्स थोड़ा ना बनेंगे? दैट इज ऑल्सो ऑन फूड, द फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर। इतने रिजिड रूल्स कौन बनाएगा? पहले इसका मेंबर बनो भाई, तब फूड ग्रेन्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इट्स द फील जो मैं बोल रहा था ना, द टॉपर्स से जो सेलेक्ट हो गए कि फील आ जाती है यार स्टेटमेंट पढ़ के कि यार ये तो गलत होगा यार। दिस इज व्हाट द फील आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। हाँ और भी है भाई, और भी है। 60 क्वेश्चन नंबर 67। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, which of the above countries are frequently mentioned in media for their low birth rates and aging population for declining population? आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन है 67 मेंस 2024 GS1 क्वेश्चन केम आउट डेमोग्राफिक विंटर। ओके, यही तो थीम है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? अगेन ट्रिक नहीं, हिंट। जो बच्चा पढ़ के गया है, जिसको बेसिक बातें पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, लाइक यूके, लाइक इटली, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत डिक्लाइन हो रही है, isn't it? Their fertility rate is very less. वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत कम है एंड एजिंग पॉपुलेशन इज बहुत ज्यादा है, सेनाइल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, जापान, वहां पे एज्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गई है। इतना हम सुनते हैं, तो ये भी सुनते हैं कि तो फिर ज्यादा कहां पे है? तो इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट पे आ गई है 2.0। और इंडिया से ज्यादा कहां है? जो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अफ्रीका की कंट्रीज हैं। ओके, धीरे धीरे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन ने ही हिंट दिया था, बहुत ऐसी कंट्रीज का नाम नहीं लिखा इसने जो कि बीच में है, जो बच्चे को कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन खुद ही हिंट देगा कि भाई इसको एलिमिनेट कर दे, इसको एलिमिनेट कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। सी, क्या इटली की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही होगी क्योंकि फर्टिलिटी लो बर्थ रेट हो रहा है? हाँ। क्या जापान की हो रही होगी? हाँ। क्या नाइजीरिया की हो रही होगी? नहीं ना। तो नाइजीरिया इज अफ्रीकन कंट्री, वहां की तो फर्टिलिटी रेट बढ़ी रही होगी बिकॉज इट इज अ पुअर कंट्री, इट इज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, राइट? तो अब मैं नाइजीरिया को थर्ड को काटता हूं, तो मैंने थर्ड को कट किया और थर्ड को कट किया, और इटली को तो लेके ही आना है, तो इटली को लेके आना है
तो मेरा आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। तीनों कंट्रीज आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, यहां फर्टिलिटी रेट कम है। समझ रहे हैं? सवाल खुद हिंट देता है, isn't it? वो खुद हिंट देता है, उसने कोई बीच की कंट्री का नाम नहीं लिखा, isn't it? उसने ब्राजील का नाम नहीं लिखा जो कि ट्रांजिशन है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, उसने अफ्रीकन कंट्री का ही नाम लिख दिया। वो हिंट दे रहा है कि मुझे काट दो भाई, और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से हिंट दे रहा है कि इसको 1 को तो डालना ही है आंसर में, तो आ गया आंसर। समझ रहे हैं? समझ रहे हो बात को? अब इसके लिए आपको पूरी वर्ल्ड की जो सारी की सारी कंट्रीज है ना, उनका फर्टिलिटी रेट याद करने की जरूरत नहीं है, isn't it? इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप लिस्ट बना के बैठ जाओगे कि यार इंडिया की फर्टिलिटी क्या है, बांग्लादेश की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, लाओस की क्या है, कंबोडिया की क्या है, वियतनाम की क्या है, तुवालू की क्या है, मालदीव्स की क्या है, अफ्रीका की सारी कंट्रीज की फर्टिलिटी रेट क्या है, नहीं। ओके, यू शुड हैव जस्ट जनरल अवेयरनेस कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, वहां बर्थ रेट ज्यादा है, और जापान, इटली, फ्रांस, यूके, ये फर्स्ट वर्ल्ड, जर्मनी, यहां पे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है। अगर आपको इतना भी पता था तो दैट इंफॉर्मेशन वाज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गेटिंग इट? ट्रिक नहीं है, हिंट है, अवेयरनेस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ओके, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, वेरी गुड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 92, वही पैटर्न है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये वाला पैटर्न है। देखिए, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए, ये तो खैर इट वॉज अ गिफ्ट कि ले भाई 2 नंबर ले ले, सीरियसली इट वॉज अ गिफ्ट। In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. वैसे तो ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ये स्टेटमेंट सही है। अगेन मैं आपको इस भी लैंग्वेज की बात करूंगा। ये बोल रहा है इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहां पे किसी मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिखा इसने, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर कोई बॉडी का नाम लिख दिया, isn't it? नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो होगी ही कोई देश में, राइट? तो ये जनरल स्टेटमेंट वाली लैंग्वेज होती है, ये सही मानी जाती है नॉर्मली। ओके, इंडिया एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। क्यों भाई? हम आलमंड्स, कैलिफोर्निया आलमंड्स खाते हैं, कितनी बार यूएसए से एप्पल्स आते हैं, तो हम क्यों नहीं करते वहां से इंपोर्ट? डेफिनेटली करते होंगे यार। अगर छोटी सी यूनिट भी इंपोर्ट करते हैं तभी तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ गिफ्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, डी इज द आंसर। आप लोगों ने सही, देखो कितने सारे बच्चों ने सही किया, दैट मींस वी लर्न समथिंग फ्रॉम 2025। आज भी आप कुछ सीख रहे होंगे, नाउ अप्लाई दिस इन 2023। ओके, वहां लगेगा आपको शॉक, क्योंकि वो है बम का गोला, 2023 का पेपर, बट फिर भी ये लॉजिक से वहां बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, लेट्स लुक एट द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, चलिए, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। हाँ भाई, किया होगा, नेट जीरो की बात तो सब कर ही रहे हैं, इंडिया ने भी तो किया है। कब का किया है? 2070 नेट जीरो। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 2, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, ओके, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम मतलब न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए मतलब जितना हम जनरेट करेंगे ना, एमिशन करेंगे, उतना सीक्वेस्ट्रेशन भी कर लेंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी सारी टेक्नोलॉजी को मैं, जब तक मैं 2040 तक सारी टेक्नोलॉजी को क्लीन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दूंगा। इट इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज, आया समझ में? आया? आंसर इज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 निकालिए। रेडी? क्वेश्चन नंबर 34, लेट्स रीड दिस। In consider the following activities. In how many of the activities can the radars be used? Okay, can the radars be used? Okay, so normally जो ट्रिक अपन ने पॉसिबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट कंसिडर किया है, पॉसिबिलिटी वाला, उसको देखते हुए हम इसका आंसर क्या करेंगे? ऑल थ्री। रेडार किस में यूज कर सकता है? फॉर ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर एट एयरपोर्ट, इन द एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। देखो वैसे तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो सही नहीं लग रहा, रेडार से मैं उनका नार्कोटिक्स कैसे चेक करूंगा? बट एग्जामिनेशन हॉल मेंटेलिटी समझाता हूं मैं आपको, उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको सोचो यार पॉसिबिलिस्टिक वाली अप्रोच रखनी है, वाइडर अप्रोच रखनी है, क्या पता होता हो। तो इनकेस अगर आप इसका ओनली 2 मारते हो या ओनली 3 मारते हो तो परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है गलत भी हो जाए तो। मैंने क्या कहा, 10 में से 1-2 गलत होंगे। जब आप रिस्क लोगे, जब आप एक्स्ट्रा 10, 12, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी तो होंगे ना। हमें 200 में से 200 थोड़ा ना लाने हैं यार, हमें तो कट ऑफ क्लियर करनी है, नेट पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, तो इस ये वाला क्वेश्चन में अगर गलत हो गया तो टेंशन नहीं लेनी, इसमें यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली 2 दिया है। चलिए और क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 one more exception, one more exception is, in which of the following are hydrogels used? Controlled drug delivery in patients, mobile air conditioning system, okay, preparation of industrial lubricants. अब अगेन एग्जामिनेशन हॉल में मोस्टली यू विल थिंक कि यार हाइड्रोजेल्स कहां यूज होंगे? हाइड्रोजेल्स, हाइड्रो वाटर, जेली मटेरियल, क्या वो ल्यूब्रिकेंट्स में यूज हो सकते हैं? तो सबसे पहला दिमाग आपका कहेगा हाँ यार हो सकते हैं। तो पहले आप ये काटोगे 1 and 2 ओनली। आपने भी ये किया था जिसमें, वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना। दूसरा, एयर कंडीशनिंग में हो सकता है, तो मतलब बिल्कुल हो सकता है। तो ये 2 और 3 इसमें भी और 2 और 3 इसमें भी। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी के अंदर हाइड्रोजेल यूज हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी में हाइड्रोजेल्स यूज हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। बट यूपीएससी हैज गिवन द आंसर ए, इनको हटा दिया। तो अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो परेशान नहीं होना है, ओके? यू डोंट हैव टू वरी कि यार अरे तो मैं क्या रिस्क लेना छोड़ दूं? क्या मैं लॉजिकल वाले जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना ही छोड़ दूं? ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट, ओके? सो दिस वाज द थिंग, दिस वॉज द थिंग। हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 25, 26, 27, 29, 34, 36, 46, 59, 67, 91, 92, 96, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 सवाल, 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, ओके? जिसमें से हमारा जो जनरल अवेयरनेस वाला लॉजिक है वो कितनों में काम नहीं किया? मान के चलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो 2 में काम नहीं किया यहां पे, ठीक है ना? 2 में काम नहीं किया, -2, तो कितना हो गया? 13, 26 मार्क्स। अब इसमें से आप 0.66 इंटू 2 मतलब 1.2 के पास मार्क्स डिलीट कर दीजिए, सो नेट पॉजिटिव। तो ओवरऑल द थिंग इज दैट वी हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस which belong to general awareness, hint based questions, okay? I hope you understood it this. अब जब आप कुछ टेस्ट देंगे 2023 का, जब आप 2023 का टेस्ट देंगे फुल लेंथ, तो अप्लाई दीज लॉजिक्स विच वी लर्न। इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिएगा, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश करिएगा। कैन बी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी टाइप क्वेश्चन, isn't it? Okay, see you in the next session. All the very best.